हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, यूके बोर्ड का, किसका? यूके बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर है, सैम्पल पेपर 2024 वाला, वो सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उससे पहले मैंने फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर लिया आपका, तो आप वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो और इसमें भी केमिस्ट्री में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो उससे आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक पहली वीडियो खत्म हो गई थी, उससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं। ठीक है, और जो ये आपके फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ठीक, तो इन दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं आपको, जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी दिए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 9th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम 9th से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है आपका, वो लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी जो क्लोरोबेंजीन होता है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, उसके लिए उसको क्या होती है, उसके मतलब वो कम शो करता है, यानी लेस रिएक्टिव होता है उसके लिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो आर एक्स होता है यानी एल्किल हैलाइड होते हैं, वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके क्या होते हैं, आपके हेलो एरिन्स जो होते हैं, जैसे ARX लिखते हैं जिन्हें हम, ठीक है, वो कम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी जो आपके हेलो एरिन्स होते हैं ना, वो जो नाभिक रागी या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं वो कम शो करते हैं। तो उन्हीं का क्या है, क्लोरोबेंजीन क्या आपका एक हेलो एरिन्स ही है। ठीक है, तो इसका रीज़न हम देखते हैं कि क्यों जो क्लोरोबेंजीन होता है यानी हेलो एरिन्स, क्लोरोबेंजीन को हम क्या एक तरीके से हेलो एरिन्स बोल सकते हैं ना, है ना। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ा हुआ है, Cl, जब क्लोरोबेंजीन बन गया तो एक आपका क्या है, हेलो एरिन्स ही है। ठीक, तो ये क्या होता है, कम कम क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो इसका रीजन हमें इसमें देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसका रीज़न देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ना एक रीज़न ये है कि इसमें सबसे पहले आपको ना एक मतलब इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण ही जो क्लोरोबेंजीन होते हैं वो लेस क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके आपका क्या होता है, हेलो एल्केन्स जो होते हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है, यानी RX, वो आपके ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं क्योंकि उनके अंदर रेजोनेंस नहीं पाया जाता। अब देखते हैं रेजोनेंस के कारण होता क्या है इसमें। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जैसे आपके क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये आपका बेंजीन हो गया, इधर बेंजीन रिंग हो गया। ठीक, अब होता क्या है इसमें, ये जो क्लोरीन के ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। ठीक है, यानी जैसे क्लोरीन है तो इसके ये जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर जो होता है आपका, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर बोलो, ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, पहले देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, तो डबल बॉन्ड आने से क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो अब देखो इसके अंदर रेजोनेंस, पहले मैं रेजोनेंस समझा देता हूँ आपको ये पूरा क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ पे जो पहले बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो आपका। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर से ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इधर चले जाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया आपके, और ये जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे वो आपका यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, फिर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो सिर्फ फिर से अपनी पोजीशन में चल जाएगा। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, इसको मत देखना, ये वाला देखना। तो इसके ऐसे में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर फिर से 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और जो है आपका इस तरीके से इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो Cl है,
और जो बेंजीन रिंग है उसके बीच में कभी सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है यानी इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड आ जा रहा है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। यानी जो आपका ए आर मतलब बेंजीन जो हम लेते हैं, ठीक है, और एक्स यानी जैसे हमें यहाँ पे क्लोरीन ले रखा है, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होता है, और जबकि आर एक्स में क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू सिंगल। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, तो जब वो इसको यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए आएगा तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में उसको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल में अगर बताऊं क्या होता है इसका रीजन, तो ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है ना इनके अंदर, तो डबल बॉन्ड को ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं तोड़ पाता है, इसलिए कम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, यानी ठीक है, यानी कम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो यही रीजन मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो बाकी आप इसको देख सकते हो, ठीक है, जिसको ये रीजन लिखना है वो रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए और ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उसको आसानी से नहीं ब्रेक कर सकता है ना, क्लेवेज नहीं कर सकता उसका, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको कम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म जो होता है आपका, ठीक है, उसको हम स्टोर करके क्यों रखते हैं बॉटल के अंदर, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम बॉटल के अंदर स्टोर करके क्यों रखते हैं, उसका रीजन हमें देखना है, ठीक है। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका कि क्लोरोफॉर्म को जो है हम बॉटल के अंदर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक। तो अगर हम इसको खुले में रखेंगे एयर की प्रेजेंस में और जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो उससे क्या होगा, ये एक पॉइजनस गैस बनाता है, यानी एक हानिकारक गैस बनाता है जिसको हम फॉस्जिन बोलते हैं, ठीक है, COCl2। तो इस फॉस्जिन गैस का निर्माण होता है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बॉटल के अंदर पैक करके रखते हैं ताकि वो एयर और सनलाइट के संपर्क में ना आए और फॉस्जिन गैस नहीं बनाए, ठीक है। तो यही रीजन होता है उसको बॉटल में रखने का। तो आप बाकी इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। किनके, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे के, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे के, इन दोनों के आपको IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K2HgI4, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम जो होगा, K को क्या लिखते हैं, पोटेशियम, 4 आपके क्या हैं, आयोडीन है तो टेट्राआइडो, और Hg को क्या लिखेंगे, मर्क्यूरेट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, सेकेंड। अभी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकाल रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो K होता है उसका हम +1 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, +1। तो 2 K हैं तो इसलिए 2 × 1 लिख दिया। Hg का हमें निकालना है तो Hg को हमने x ले लिया। I का जो होता है -1 होता है, तो 4 I है तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से, और टोटल चार्ज इसमें 0 है तो इधर 0 लिख देंगे, यानी यहाँ पे कोई ± चार्ज नहीं है हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो टोटल यहाँ पे 2x - 4 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें CONH इसका लिखना है। तो यहाँ पे देखो कितने, 6 आपके अमोनिया, तो हेक्सा एमाइन लिखेंगे, फिर कोबाल्ट आएगा, ठीक है, और फिर क्लोराइड आएगा आपका, ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पे देखो CO की जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, उसको x ले लेंगे, और अमोनिया को 0 लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 है तो 6 0 लगा लिया, और इक्वल टू में ये माइनस, क्योंकि माइनस होगा ना इसके ऊपर, जब नेगेटिव अलग होगा ClS होगा, ये -3 अलग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू में 3 ले लिया, तो ये 0 हो जाएगा आपका, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 6 × 0 और -3 इक्वल टू 0। -3 कहाँ से आएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो -1 × 3, ठीक है। तो इतना -3 इक्वल टू 0, तो फिर तभी भी वही आंसर आएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया उसको। आप एक साथ भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा था आपने, ठीक है। तो इसलिए 3 आ गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका 3 आ जाएगा आपका।
तो इस तरीके से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है ये वाला, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन थे तो ये मैंने आपको करवा दिए। बाकी आप इसके जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज किलेट, ठीक है, और उसका आपको एक एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि आपके किलेट्स क्या होते हैं। किलेट्स क्या होते हैं? मल्टी डेंटेन लिगेंड्स जो होते हैं, जब मल्टी डेंटेन लिगेंड्स जो होते हैं आपके किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं। ये आपका जैसे एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, तो जब इससे मल्टी डेंटेन लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जो जिसके अंदर 2 से ज़्यादा क्या होंगे, डोनर एटम होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बाइडेंटेंट है। बाइडेंटेंट कैसे? यहाँ से ये वाला एन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, ये भी, ठीक है। तो जब भी ये ऐसे एटम आपके जुड़ते हैं सेंट्रल मेटल एटम से और एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, जैसे कोई भी एक कंपाउंड बना दिया इन्होंने, ये ठीक है, ये कंपाउंड बना दिया, तो इस प्रोसेस को हम किलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या होता है, आपके लिगेंड्स आपस में मिलके, मतलब लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं ना किलेट्स, किलेट्स में जो कंपाउंड बनता है वो आपका रिंग फॉर्म में बनता है। क्या होता है? रिंग फॉर्म में ज़्यादातर ये कंपाउंड बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम किलेशन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। बाकी आप इसके जो है नोट्स इसका ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है, एक जलीय विलयन है जिसमें n की जो पावर है वो +2 है ना, एक्वा सॉल्यूशन में है। उसको आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी उसका क्या निकालना है, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। कोई आपका एक एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है m+2 की फॉर्म में है वो, ठीक है। तो उसका आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, जिसकी m की वैल्यू कितनी है, 27 है। कितना है? 27 है। यानी परमाणु क्रमांक जो दे रखा है वो 27 दे रखा है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 27 दे रखा है, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो m+2 आपको दे रखा था, कोई एक एटम दे रखा था, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 27। तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ना, तो इसके लास्ट में 3d7 और 4s0 बनेगा। क्या बनेगा? 3d7 और 4s0 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आएगा, ठीक है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो s में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसको छोड़ ही देंगे। d में आपके कितने भरेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, ठीक है। आपको पता है 5 इसमें ऑर्बिट होती है ना, तो 5 के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 7 इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है, 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ये 3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है। अब n यहाँ पे होता है कितने इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित, हिंदी में अयुग्मित बोलते हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जो सिंगल है। तो यहाँ पे 3 ऐसे हैं, तो 3 n की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे +2, तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यही इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है, √15 की वैल्यू 3.87 आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, डी ब्लॉक से यह क्वेश्चन आपका आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज अलॉय, अलॉय किन्हें बोला जाता है, ठीक है। नेम एन अलॉय विच कंटेन लेंथेनाइट मेटल्स, ठीक है। ऐसा आपको एक अलॉय लिखना है जिसका लेंथेनाइट मेटल, जिसके अंदर लेंथेनाइट जो मेटल होता है वो होता है, ठीक है, और उसके यूज भी लिखने हैं आपको। तो मिश्र धातु क्या होती है? लेंथेनाइट धातु से युक्त एक मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए, इसके उपयोग भी बताइए। तो इसके यूज भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अलॉय यानी मिश्र धातु किसे बोलते हैं, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर शायद मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा ढंग से, हिंदी मीडियम वाले। तो यहाँ पे जो अलॉय होता है, अलॉय क्या होता है, यानी मिश्र धातु, अलॉय का मतलब मिश्र धातु, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममांगी, सममांगी मिश्रण होता है आपका, ठीक है।
तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आपको मिलाया जाता है, ठीक है। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स करते हो, ठीक है। और कैसा मिक्स करना है आपको? होमोजीनियसली मिक्स करना है। होमोजीनियस मतलब पूरी तरह से मिक्स होना चाहिए आपका, ठीक है, यानी सममांगी मिश्रण बोलते हैं। तो जब आपके मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो उनसे आपका एलॉय बनता है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन होगी एलॉय की। बाकी आपको क्या लिखना है? आपको एक ऐसे एलॉय का नाम लिखना है जिसके अंदर लैंथेनाइट हो, ठीक है। तो एक मिस मेटल होता है आपका, ठीक है, मिस, हिंदी में मिस ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, मिस एक धातु होती है, ठीक है, जो लैंथेनाइट से बनती है। तो इसके अंदर 95% तो लैंथेनाइड ही होता है, ठीक है। क्या होता है? 95% तक क्या होता है? लैंथेनाइड ही होता है आपका, ठीक है। 5% इसमें आयरन, और किसके साथ? साथ में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये भी मिक्स होता है, ठीक है। यानी 5% जो बचा है उसके अंदर आपका आयरन, किसके साथ? सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इन सब का मिक्सचर होता है आपका 5% बाकी, ठीक है। तो आपको उस धातु का नाम क्या है? मिश्र धातु है आपकी, ठीक है। क्या है? मिश्र धातु है। बाकी इसका यूज भी बताना था आपको। तो ये जो मिश्र धातु होती है इससे हम बनाते हैं एक बुलेट सेल्स और लाइटर फ्लिंट। लाइटर फ्लिंट क्या होता है? जिनको दबाने से मतलब चिंगारी उत्पन्न होती है, जैसे लाइटर में होता है आपका, ठीक है। तो ये चीजें इससे बनाई जाती है। बाकी इसका यूज शिप में भी यूज होता है, ठीक है, जो पानी के जहाज होते हैं आपके, उनमें भी इसका यूज होता है मिश्र धातु का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है आपको कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ, यानी जिसको हम बोलते हैं अर्ध आयु, ठीक है, कौन सी? प्रथम कोटि की। डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। तो इसके लिए आपको छोटी सी एक डेरिवेशन करनी है। तो यहाँ पे जो आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर रखा होगा पहले का, ठीक है। मतलब आप इसको देख सकते हो, ये फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे जो k होता है वो होता है आपका 2.303 k 303 t log a नॉट अपॉन ए। यहाँ पे जो k है आपका, ठीक है, ये तो आप यहाँ पे a नॉट है ना, ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो इसके बाद हमें निकालना है हाफ लाइफ, यानी अर्ध आयु निकालनी है, t/2, ठीक। तो t/2 में हम देखेंगे कि ये इसके फॉर्मूले में t/2 के फॉर्मूले में a नॉट नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब उसकी सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकाले t/2 तो कैसे निकालेंगे? देखो हम यहाँ पे जो टाइम है ना इसको आधा कर रहे हैं। t/2 अर्ध आयु में पूछा है ना उसने, हाफ लाइफ में, तो t की जगह कितना रख देंगे? t/2। और हाफ लाइफ में क्या होगा? जो a होगा ना आपका अंतिम उत्पाद, वो प्रारंभिक सांद्रता का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? देखो सपोज आपने लिया था शुरू में 100, ठीक है, कोई भी अभिकारक यानी कोई भी रिएक्टेंट आपने 100 लिया था, ठीक है, और उससे कोई रिएक्शन चल रही है। अब जब मान लो आधा घंटा, मतलब आपका आधा टाइम हो गया, जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया था कोई रिएक्शन, ठीक, और रिएक्शन स्टार्ट होते 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 आधा टाइम हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें हाफ लाइफ निकालना है, आधे आधे टाइम का निकालना है। तो जैसे आधे टाइम में कितना हो जाएगा? ये 50% कंप्लीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। तो कैसे निकालेंगे? ए नॉट तो हमारा ये हो गया स्टार्टिंग में 100, और जो ए होगा वो हमारा कितना होगा? 50। तो 50 कैसे निकाला मैंने? a/2 को a नॉट को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हमारी जो जो आधे यानी आधे टाइम में, हाफ टाइम में जो सांद्रता होगी अभिकारक की, यानी जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी? a नॉट अपॉन 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो t की जगह t/2 रख दिया, और a की जगह रख दिया a नॉट अपॉन 2 रख दिया यहाँ पे, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये a नॉट से a नॉट कर जाएगा ऊपर, ठीक। एक मिनट है। तो यहाँ पे जो a नॉट से a नॉट कट जाएगा आपका, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा? 2 ऊपर चले जाएगा तो log 2 बचेगा, ठीक है। और log 2 की वैल्यू रखते हैं हम 0.3010, ठीक है। ये वैल्यू जैसी हमने रखी, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 0.692 बचेगा। कितना बचेगा? 0.692,
ठीक है, और नीचे T/2। अब ये T/2 इधर जाएगा, K को इसके नीचे ले जा लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाफ लाइफ जब है तो यहाँ पे A0 नहीं आ रहा आपका, जो प्रारंभिक सांद्रता थी आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो नहीं आ रही आपकी। तो इसका मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिंपल किस में डिपेंड कर रहा है, K पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो हाफ लाइफ होती है किस पे डिपेंड करती है, K पे डिपेंड करती है आपकी। ना तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ना फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल एंड ऑल्सो गिव रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ड्राई सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो है ये है ड्राई सेल का एग्जाम जो आपका डायग्राम है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है, ये एक बॉक्स होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्रास कैप होती है, यहाँ पे एक कार्बन रॉड होती है बीच में जो ये रखी हुई है, ये इस तरीके से कार्बन रॉड है। ये जिंक कंटेनर है आपका पूरा। ठीक है, ये मसलिन बैग होता है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो डब्बा, एक और डब्बा जो अंदर हमने बनाया है, मसलिन बैग हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो है MnO2 भरी हुई है और इसके अंदर NH4OH भरा हुआ है ना। मसलिन बैग के अंदर जो है MnO2 है और जिंक कंटेनर के अंदर क्या है, NH4Cl है। ठीक, तो ये आप डायग्राम इसका बना सकते हो, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो हमने N निकाला है ना, तो देखो यहाँ पे क्रोमियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर हम देखें तो 3 × 6। ठीक है, और कैडमियम कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, 6, यानी 3 + जो 2, 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे N की वैल्यू जो होगी 6 हो गई आपकी। ठीक है, और F की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इतनी होती है 96487। ठीक है, और E0 सेल अभी हमने ऊपर निकाला कितना, 0.3 वोल्ट। तो ये सारी वैल्यू ना इस फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे, N की वैल्यू, F की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू, सिंपल। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है ये। ठीक है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। तो ये इन सब की आप मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, बाकी ये आपका जूल मोल इन्वर्स में है। ठीक है, तो इसको किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई खुद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है जो इसकी जो ड्राई सेल है उसकी रिएक्शन है। एनोड पे क्या होता है आपका, जिंक जो होता है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं आपके। ठीक है, जिंक रॉड से। और कैथोड में क्या होता है, NH4+ आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके MnOOH प्लस NH3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बाकी ये रिएक्शन कैसे हुई है ये सब जब हम ड्राई सेल पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। अभी मैं केवल पेपर के जो पेपर में क्वेश्चन आया उस हिसाब से इसको केवल क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या है आपका कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 सेल आपको याद करना है एंड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, यानी डेल्टा G0 आपको निकालना है। और आपको एक गैल्वेनिक सेल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो आपको एक तो डेल्टा E0 सेल निकालना है। ठीक है, एक डेल्टा G0 निकालना है और आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए निकालना है आपको। बाकी यहाँ पे E0 Cr+3 से Cr इसकी वैल्यू दे रखी है -0.74 और एक Cd+2 से Cd इसकी वैल्यू दे रखी है -0.40 वोल्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिएक्शन जो है इसके लिए आपको ये वैल्यू निकालनी है, E0 सेल और डेल्टा G0 गिव्स एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको निकालनी है। तो चलो इसको देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको एग्जाम में दे रखी थी। यहाँ पे देखो Cr किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में, और Cd जो प्लस हो रहा है +2 से Cd में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Cr से जब आप Cr+3 में जा रहे हो तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और बाकी आपको देखो Cr+3 से Cr, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो Cr+3 से Cr और एक दे रखा है Cd+2 से Cd, यानी ये दोनों वैल्यू ही रिडक्शन में दे रखी है। क्या में दे रखी है, जो आपका रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन उसमें ही दे रखी है, दोनों वैल्यू रिडक्शन में दे रखी है। तो इनके जो साइन है वो आपको चेंज नहीं करने, जैसे है वैसे रखना है। अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिया होता है, जैसे मान लो Cr से Cr+3 दे देता,
तो तब आपको इस साइन को चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों वैल्यू जो रखते हैं हमेशा रिडक्शन में रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ही रिडक्शन में दे रखी है, तो इसलिए हम दोनों वैल्यू को जैसे दे रखी है वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला जो होगा, ये हमने एक रिएक्शन लिख ली इसकी, ठीक है, ये इससे ये, तो पहले ये लिख दिया हमने, ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर हमने लिख दिया ये जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना, जो फॉर्मूला होता है आपका ई नॉट सेल का, जो फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का, ई आर यानी राइट माइनस लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, या कैथोड माइनस एनोड लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक। तो पहले हमने रख दी है ये वैल्यू, ठीक, फिर रख दी हमने क्रोमियम वाली वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आपका ई नॉट सेल आ गया, क्या आ गया, ई नॉट सेल आ गया, ठीक। ऐसी हमें जो डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पे एन कितने टोटल 6 होंगे। अब ये एन कहाँ से आए हैं चेक करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ, ये इसका आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लिखने हैं, बनाने हैं, ठीक है, यानी ज्यामितीय समावयवी इसकी आपको बनानी है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि इनमें से कितने समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये सो हाउ मैनी ऑफ दिस एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाओगे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो आप बनाओगे जीआई, उस उनमें से कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आपके 3 ये आपके क्या बन सकती है, जीआई बन सकती हैं, ठीक है। बीच में आपको पीटी लेना है, चारों तरफ आपने एक बार Cl NH3 PY Br इस तरीके से लगा दिया। एक बार आपने Br यहाँ बना दिया, NH3 यहाँ बना दिया, PY यहाँ बना दिया, Cl इधर बना दिया। एक बार आपने Cl इधर, NH3 इधर और Br को इधर ले गया, PY को इधर ले गया। PY मीन्स पिरीडीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके 3 इसके अंदर क्या है, जीआई बन सकते हैं आपके, ठीक। बाकी इसमें आपका कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कि इनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करेंगे ओनली व्हेन स्क्वायर प्लेनर हैव अनसिमेट्रिकल क्लीटिंग लिगेंड्स। क्योंकि जब स्क्वायर प्लेनर में क्या होंगी, अनसिमेट्रिकल क्लीटिंग लिगेंड्स होंगे, तभी ये क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी स्क्वायर प्लेनर वाले, जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं ना, ये स्क्वायर प्लेनर तो है ना आपके, इस तरीके से आपने बनाए, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर बन रहे हैं आपके। तो ये वाले तभी आपके क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जब अनसिमेट्रिक वाले लिगेंड इसके अंदर जुड़ते हैं, वरना कभी भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है, मतलब इसकी जीआई हो गई और ये इसका रीज़न हो गया। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस वीडियो का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 19 क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 3 रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। इन 3 रिएक्शन को आपको सॉल्व करना है। और जो 20 वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं अभी बता देता हूँ। इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिहाइड्रोजेशन प्रोडक्ट, यानी डिहाइड्रोजेशन करने पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या डिफरेंस होता है ना, वो आपको बताना है। यानी जब आप इन तीनों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का क्या करते हो, डिहाइड्रेशन करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है। तो ये 19 और 20 क्वेश्चन आपका इनके अंदर रिएक्शंस आएंगी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, इस तरीके से दे रखा था आपको, ठीक है ना, CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा था, और CH2 और HBr और इसके ऊपर परऑक्साइड लिखा हुआ था। तो जब भी आपका परऑक्साइड लिखा होता है ना और साथ में HBr होगा, तो ये याद रखना, यहाँ पे एंटी मार्कोनियोफ रूल लगेगा, या जिसको हम खरास इफेक्ट बोलते हैं वो लगेगा यहाँ पे। और एंटी मार्कोनियोफ इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो इनमें से जब ऐड होगा ना, तो Br हमेशा, जिन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो Br हमेशा उससे जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा H है, और H उससे जुड़ेगा जिसमें कम H है,
ठीक है। तो इसलिए Br जुड़ जाएगा CH2 में और H जुड़ जाएगा CH में। तो इसलिए यहाँ पे देखो आपका CH3 तो वैसे ही आ गया, पहले ये CH था तो ये CH2 हो गया क्योंकि एक H जुड़ गया और CH2 के साथ Br जुड़ गया, तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अगली रिएक्शन है आपकी CH3 CH CH3 Br, ठीक है, और KOH यहाँ पे होगा आपका। तो ये आपकी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है आपकी, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, हेलोजन को अलग करते हैं और साथ में आपका वाटर भी अलग होता है, तो इसलिए इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो जिसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिक है आपका, ठीक है। तो सिमेट्रिक है तो कहीं से भी आप, किसी से भी आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ भी और इधर भी, यानी इस साइड भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो, ठीक है। तो जिस साइड से आप H अलग करोगे उधर ही डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो K है ना इस Br को निकालेगा, है ना, ये तो निकल जाएगा KBr, ठीक। और H इस OH को, ये जो बाकी यहाँ पे OH बचा ना, ये जो OH बचा है ना, ये जो OH बचा यहाँ पे है ना, KOH था ना यहाँ पे, तो ये जो OH बचा ये यहाँ से इस वाले से हाइड्रोजन मैंने निकाला, आप इससे भी निकाल सकते हो अभी, ठीक है। तो इस वाले से हाइड्रोजन जब मैं निकालूंगा, एक हाइड्रोजन इसको दे दूंगा तो ये H2 बन जाएगा, तो यहाँ पे H2O भी बन जाएगा आपका, ठीक। और जैसे ही यहाँ से एक H कम होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपका, ठीक है। एक H कम होके वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी C6MgBr, ये आपकी ग्रीनार्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पे Mg क्या होगा, डायरेक्ट इनके बीच में चढ़ जाएगा और इनके बीच में आ जाएगा और यहाँ पे एक ग्रीनार्ड फॉर्म हो जाएगा, ये ईथर की प्रेजेंस में होता है आपका। तो ये आपकी 19 जो क्वेश्चन था उसकी सारी तीनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, सिंपल रिएक्शन दे रखी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 20 वाला ना, जिसमें हमें डिहाइड्रोजिनेशन करना था, और किनका करना था, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करना था। और उसमें हमें डिफरेंस बताना था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंस क्या होगा जब उसका डिहाइड्रोजेशन करोगे। डिहाइड्रोजेशन मतलब उनसे H2 को अलग करोगे, किसको, H2 को अलग करोगे, ठीक। तो उससे जो आउटपुट बनेगा आपका, उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे यानी H2 अलग करोगे इससे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री वाले का करोगे तो कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री वाले का करोगे तो एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में बहुत बार आता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का जब भी आप डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन मतलब नहीं डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन करोगे। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 को अलग करोगे, तो हमेशा 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन और 3 डिग्री वाला एल्कीन बनाएगा। बस आपको यहाँ से क्या करना है, H को अलग करना है। तो आप यहाँ से अगर H को अलग करोगे तो आपको सिंपल दिख भी रहा होगा, यहाँ से एक H यहाँ से एक H और एक H ये निकल जाएगा, तो ये CHO बच जाएगा। यहाँ से भी आपको क्या करना है, यहाँ से भी एक H और एक H को अलग कर देना, तो ये CO बन जाएगा। और यहाँ से भी जब ये H अलग होगा, ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। एक H इससे और एक H इससे ले लेना और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ तक 20 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इस वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपका अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा। तो थैंक यू।